हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरावली पाठशाला में। एक बार फिर से मैं पंकज मालवीय आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपना चैप्टर चल रहा था धातु एवं अधातु, और उसमें हमने अगली क्लास में पढ़ लिया था कि धातुओं को किस प्रकार से निष्कर्षण किया जाता है उसका, और किस प्रकार से उसका परिष्करण करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से भर्जन के द्वारा निम्न अभिक्रियाशील धातु है उनको सीधा ही गर्म करके अपन शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, और भर्जन एवं निस्तापन के द्वारा जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु उनको ऑक्साइड प्राप्त करेंगे, और उसका अपचायक कार्बन जैसे अपचायक या विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे, और जो उच्च अभिक्रियाशील धातु उसको विद्युत अपघटन के द्वारा उसके शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे। फिर इन सभी प्राप्त शुद्ध धातुओं को विद्युत अपघटन के द्वारा अपन इससे इनको प्योर फॉर्म में एकदम कंप्लीट शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। अब इसके बाद है अपना अगला संसारण। संसारण क्या होता है? तो संसारण हमने पहले भी पढ़ रखा है कि जो धातु होती है वो अम्ल तथा आर्द्रता या वायु की उपस्थिति में या नमी की उपस्थिति में क्या करते हैं, उनके ऊपर की जो परत है वो संसरित हो जाती है, या वो संसरित हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, संसारण बोलते हैं। जैसे कि आपने लोहे पर जंग देखा होगा, वह किसके कारण होता है, संसारण होता है। तो लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रखने से कुछ धातुओं की सतह संसारित हो जाती है, जिसको संसारण बोलते हैं। अब सबसे पहले संसारण का इसमें पूछते हैं कि संसारण के उदाहरण कौन कौन से। तो लोहे पर जंग लगना सबसे पहला है, लोहे पर जंग लगना। फिर इसको आप में परत के रंग भी पूछ सकते हैं कि लोहे का संसारण होने पर किस रंग की परत का निर्माण होता है। तो लोहे पर जब जंग लगता है तो भूरे रंग की परत का निर्माण होता है। कौन से रंग की? भूरे रंग की परत का निर्माण होता है। फिर है चांदी के ऊपर, आपने चांदी देखा होगा, जो चांदी वगैरह ये बहुत ही निम्न अभिक्रियाशील धातु है, लेकिन इसके ऊपर भी क्या हो जाता है, ये संसारण हो जाता है। तो इसके ऊपर जो चांदी है, आपने देखा होगा कि जो चांदी है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन हमने पढ़ा था आगे कि जो चांदी है वो सल्फाइड के रूप में पाया जा सकता है। तो यह जो चांदी है यह क्या करता है, सल्फर डाई SO2 गैस के साथ अभिक्रिया कर लेता है, और उसके ऊपर सल्फाइड की पतली सी परत बन जाती है। तो यह भी चांदी क्या होता है, संसारण होता है। चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना क्या कहलाता है, चांदी का संसारण। और यह किसका होता है, यह क्या होता है, काली परत सिल्वर सल्फाइड होता है। किसकी? चांदी के ऊपर काली परत किसकी चढ़ती है, तो वो है सिल्वर सल्फाइड। आपको पूछेगा कि चांदी का संसरण होने पर काली परत का निर्माण होता है, और यह काली परत है, तो आपको बताना है कि यह काली परत क्या है, सिल्वर सल्फाइड। ऑप्शन दे देगा आपको सिल्वर ऑक्साइड है, ठीक है, तो आपको सिलेक्ट क्या करना है, सिल्वर सल्फाइड। उसके बाद है कॉपर। अब कॉपर के ऊपर, कॉपर की जो परत है वो संसारित होती है, तो उसके ऊपर कौन सा, हरे रंग की परत चढ़ती है, और यह हरे रंग की परत क्या होती है, कॉपर कार्बोनेट। क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो लोहे पर जंग लगता है तो उसके ऊपर परत का निर्माण होता है, ठीक है, वो कौन सी रंग की होती है, भूरे रंग की, ठीक है। उसके बाद है चांदी के ऊपर परत चढ़ती है, वो कैसी, काले रंग की होती है, और वो क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड होता है। फिर है तांबे के ऊपर परत चढ़ती है। आपने देखो तांबे या कॉपर की जो बोतलें वगैरह होती है उसके अंदर हरा हरा सा अंदर जम जाता है, तो वो क्या होता है कि जो कॉपर है वो वायु के अंदर जो CO2 है उससे रिएक्ट करके क्या बना देता है, कॉपर कार्बोनेट बना देता है, और इसी के हरे रंग की परत होती है। प्रश्न पूछेगा कि एक धातु है जिसके वह वायु की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग की परत का निर्माण करता है, वह धातु क्या है, तो आपको बताना है कॉपर, ठीक है, वह क्या है, कॉपर है। और बनने वाली हरे रंग के यह हरा रंग का पदार्थ क्या है, तो आपको बताना है यह हरे रंग का पदार्थ कॉपर कार्बोनेट है। क्या है, कॉपर कार्बोनेट। फिर ये संसारण तो हो गया। अब इस संसारण से अपन को सुरक्षा करनी है। अब संसारण से क्या होती है, जैसे बड़े बड़े लोहे के जो पिलर वगैरह होते हैं, बड़े बड़े पुल बनते हैं, उसमें लोहे का उपयोग अपन करते हैं। तो संसारण के कारण ये क्या होती है, जो लोहा है वो कमजोर हो जाता है, और वो जो पुल वगैरह है उनको टूटने की संभावना रहती है। तो इस संसारण से बचा कैसे जाए, तो इसको बचाने के लिए हमने आगे भी पढ़े थे कि क्या करना है। उसके ऊपर आपने देखा होगा कि घर के लोहे के दरवाजे, उनके ऊपर अपन क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होगा कि जो लोहा है उसका बाहरी वातावरण है, बाहर का जो वातावरण है उससे साथ उसका क्या हो जाएगा, संपर्क टूट जाएगा। जैसे बाहर वायु की नमी है तो बीच में क्या हो गया, पेंट आ गया, तो इसने उसके वातावरण के साथ संपर्क तोड़ दिया। अब वो ना तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, ना सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, तो वह संसारित नहीं होगा। तो इसमें क्या कर देंगे, इसके ऊपर
पेंट कर देंगे। और इसका संपर्क कैसे तोड़ सकते हैं वातावरण के साथ, कि इसके ऊपर तेल लगा दो, तो तेल की लेयर लगा देंगे तो भी क्या होगी, संक्षारण नहीं होगी। फिर उसके ऊपर ग्रीस लगा देंगे। आपने लोहे के पुर्जे वगैरह, मशीन वगैरह, इंजन होते हैं, उसमें ग्रीस का प्रयोग करते हैं। फिर है यशद लेपन। यशद लेपन का क्या होता है कि लोहे के ऊपर किसकी, जस्ते की परत, जो जिंक है जस्ते की परत चढ़ा देंगे। मान लो ये अपने पास लोहा है और लोहे के ऊपर हमने क्या कर लिया, जिंक की परत चढ़ा दी, इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी। अब ये लोहे की तुलना में जो जिंक है वो कम रिएक्टिव है। जिंक है वो संसारित जल्दी से नहीं होता है। जो जिंक धातु, इसकी प्रॉपर्टी है कि यह जल्दी से संसारित नहीं होता है, लोहे की तुलना में जल्दी से संसारित नहीं होगा। तो जिंक की परत चढ़ा देंगे तो यह लोहा है वो सुरक्षित रहेगा और जल्दी से संसारित नहीं होगा। फिर है क्रोमियम लेपन। आपने साइकिल के हत्थे वगैरह देखे होंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपने बहुत पॉलिश वाली चीजें देखी होगी, बर्तन वगैरह है, इनके ऊपर जो परत होती है वो किसकी, क्रोमियम धातु की। और क्रोमियम क्या है, यह क्रोमियम धातु यह भी संसारित नहीं होती है। नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उसके ऊपर भी क्रोमियम का लेपन होता है, तो इस क्रोमियम धातु का भी लेपन किया जाता है। फिर एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या होता है, हमने आगे पढ़ा था कि अपन क्या करते हैं कि धातु को विद्युत धारा के द्वारा उसमें क्या करते हैं कि उसके ऊपर ऑक्साइड की परत का निर्माण कर देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एनोडीकरण बोलते हैं। एनोडीकरण आपने आगे डिटेल से पढ़ा है कि एनोडीकरण क्या होता है कि धातु के ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है और उस ऑक्साइड की परत के कारण क्या होता है, धातु संसारित नहीं होती है, क्योंकि एक बार ऑक्साइड की परत बन गई, अब उससे वो संसारित होती है। तो अब इस संसारण से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं कि कृत्रिम रूप से उसके ऊपर पहले से ऑक्साइड की परत का निर्माण कर देते। जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के ऊपर पहले से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निर्माण कर देंगे, जिससे यह वापस ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगी और यह अंदर की धातु वो सुरक्षित रहेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, एनोडीकरण। तीसरा है मिश्र धातु बनाना। तो यहां तक तो अपन ने सारे पढ़ रखे, एक सिर्फ हमने नहीं पढ़ा, कौन सा, मिश्र धातु बनाना। अब मिश्र धातु क्या होता है कि जो धातु होते हैं, जैसे मिश्र मतलब मिश्रण, और किसका, धातुओं का मिश्रण है। तो मिश्र धातु क्या होती है कि या तो कोई धातु, इसमें एक या एक से अधिक धातु को आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा कि एक जैसे लोहा है, अब लोहे का प्रॉपर्टी है कि शुद्ध लोहा है वो क्या होता है, वो बहुत ही नरम होता है, लेकिन जब उसके अंदर मैं अधातु कार्बन को मिला देता हूं तो वो क्या होता है, लोहा कठोर हो जाता है। तो जब दो या दो से अधिक धातु, मिश्र धातुओं को आपस में अपन मिलाते, दो या दो से अधिक धातु या किसी एक धातु को आपस में मिलाते हैं तो एक नए भौतिक गुणों वाला या नए गुणों वाला एक पदार्थ का निर्माण हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, मिश्र धातु बोलते हैं। जैसे कि कौन कौन से मिश्र धातु क्या है कि दो या दो से अधिक धातु अथवा एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण। कक्षा 9 में आपने पढ़ोगा कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विसमांगी। समांगी मिश्रण क्या होता है कि जिसमें पूरे एक दूसरे में घुले हुए होते हैं, दिखता नहीं है। जैसे पानी के अंदर अपने तेल मिला दिया तो दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं अपन को, तो ये तो क्या है, विसमांगी। लेकिन पानी के अंदर मैंने शराब को मिला दिया तो अब पानी कौन सा है, शराब कौन सा है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। मतलब एक एक मॉलिक्यूल उनके आपस में इस प्रकार से मिल जाए कि उनको पृथक करना आसान नहीं हो, भौतिक विधियों से उसको अपन पृथक नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण। तो एक प्रश्न आपको पूछ सकता है कि मिश्र धातु मिश्रण है, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, तो आपका आंसर क्या होगा कि मिश्र धातु एक क्या है, समांगी मिश्रण है। तो दो या दो से अधिक धातु अथवा एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब जो मिश्र धातु है, मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। इनका जो विद्युत चालकता है वो तथा गलनांक कम होता है। अब लोहे का सिक्का होता है वो तो चिपक जाता है, लेकिन अपने जो नॉर्मल जो सिक्के होते हैं वो इतने आसानी से चुंबक से नहीं चिपकते, क्योंकि ये इसके अंदर मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। अब कौन कौन सी मिश्र धातु है, आपके अंदर प्रश्न पूछता है कि पीतल है, पीतल में कौन कौन सी दो धातुओं का मिक्सचर है। पीतल क्या है, तो पीतल है वह क्या, एक मिश्र धातु है। पीतल है वो एक मिश्र धातु है। अब इसके अंदर दो धातुओं का मिक्सचर है, कौन सा, एक है तांबा और एक है जस्ता, तांबा और जस्ता। तो इसके लिए आप याद रख सकते हैं पिताजी, क्या, पिताजी। पिताजी इसमें पीतल के अंदर क्या क्या मिला है, तांबा और जिंक। जस्ते को क्या बोलते हैं अपन, जिंक बोलते। तो पीतल किसका मिश्रण है, तांबे तथा जिंक का मिश्रण है। तो पीतल मिश्र धातु है, यह इसके अंदर दो धातु मिलाई जाती है, कौन कौन सी, एक तांबा और एक जस्ता। फिर एक कांसा, क्या है, कांसा। अब देखो आप कांसा को
ये जो टीन है इसको अपन SN लिखते हैं, क्या SN, ठीक है। तो टीन का प्रतीक क्या है SN। अब कांसा है, कांसे का किसका मिक्सचर है, कॉपर तथा टीन का, तो अपन इसको कांसे को ऐसे लिख सकते हैं कांसा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखते हैं, C से कॉपर और S से टीन, ठीक है। फिर है सोल्डर। सोल्डर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान वगैरह होती है वहां पर क्या लेते हैं, एक जो इनके पास पेन जैसा एक लंबा सा छड़ की छड़ होती है रॉड की, अब उससे ऊपर क्या करते हैं, एक तार रखते हैं और उसके ऊपर सोल्डर कर करके उसके ऊपर तारों को चिपकाते हैं। जैसे सर्किट वगैरह होते हैं उसके ऊपर जो धातु की छोटी छोटी जो बिंदु बिंदु डॉट टाइप होते हैं सर्किट के ऊपर, वो क्या होते हैं, वो सोल्डर का होता है। अब सोल्डर के अंदर दो धातु, एक है सीसा और एक है टीन। सोल्डर के अंदर दो धातु है जिसका नाम क्या है, सीसा तथा टीन का मिश्रण होता है, वो है सोल्डर। सोल्डर का जो वेल्डिंग वगैरह करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, सोल्डर। फिर है स्टेनलेस इस्पात। अब अपने घर पर जो स्टील के बर्तन वगैरह होते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील या इस्पात बोलते हैं। अब ये तीन धातुओं का मिश्रण है, लोहा, निकल तथा क्रोमियम। जो स्टेनलेस स्टील है वो तीन धातुओं का मिश्रण है, लोहा, निकल और क्रोमियम का मिश्रण है। अब जो शुद्ध लोहा होता है, जो प्योर लोहे की जो फॉर्म होती है शुद्ध लोहा, वो कैसा होता है, नरम होता है। क्या होता है, बहुत ही नरम होता है। अब इसको कठोर करने के लिए क्या करेंगे कि इसके अंदर कार्बन की मात्रा और कितनी 0.05%, कितनी बहुत ही कम मात्रा 0.05% उसके अंदर अपन कार्बन मिलाएंगे तो अपन को कठोर लोहा प्राप्त हो जाएगा। कैसा लोहा प्राप्त हो जाएगा, कठोर लोहा प्राप्त हो जाएगा। तो कौन कौन से मिश्रण है, सबसे पहले पीतल, पीतल के अंदर कौन, पिताजी, तांबा तथा जिंक, ठीक है। उसके बाद है कांसा, कांसा में कॉपर तथा टीन। फिर है सोल्डर में सीसा तथा टीन। उसके बाद है स्टेनलेस इस्पात में लोहा, निकल तथा क्रोमियम को मिलाया जाता है। शुद्ध लोहे में कैसा होता है, नरम, लेकिन उसमें कार्बन मिला के कितनी मात्रा में 0.05% में कार्बन मिलाते हैं तो शुद्ध कठोर लोहा अपन को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद है अमलगम या पारा। अब अमलगम में क्या कहते हैं कि एक अमलगम के अंदर दो धातुओं का मिश्रण होगा। अमलगम में दो धातु मिश्रण क्या होता है, दो धातुओं का मिश्रण है। अब उसमें से अमलगम में एक होगा पारा या मरकरी, और इसके साथ कोई भी दूसरी धातु मिला दे, पारा या मरकरी के साथ कोई भी दूसरी धातु का मिश्रण करेंगे तो वह क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा अपना अमलगम। तो अमलगम क्या है, पारा प्लस अन्य धातु का मिश्रण है, वो क्या कहलाएगा, अमलगम कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं अपने अभ्यास प्रश्न। इसके बाद अपने शुरू होते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न अपने आगे कर लिए थे थोड़े से, कि जिसमें कि कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव है। तो उसके आगे अपने प्रश्न है कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो हमने जो धातु है उसका अपन ने जल के साथ अभिक्रिया की जाती थी, तो क्या सोडियम और पोटेशियम है, ये क्या है, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु, बहुत ही अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। अब इनको वायु के साथ अभिक्रिया करने पर ये क्या करेगा कि जल्दी से, हमने क्या पढ़ा था कि सोडियम तथा पोटेशियम है, ये क्या उच्च अभिक्रियाशील धातु, सक्रियता श्रेणी में ऊपर की तरफ आते हैं, उच्च अभिक्रियाशील धातु है। जब अपन इसको वायु में खुला छोड़ देते हैं तो ये क्या करते हैं, जल्दी से इसका वायु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके यह जलने लगते हैं। और जलेंगे क्यों, क्योंकि इसके साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है, और यह हाइड्रोजन गैस बनती है और इस हाइड्रोजन गैस के कारण यह ज्वलनशील हो जाते हैं, आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसलिए इनको क्या किया जाता है, केरोसिन के अंदर डुबो के रखा जाता है, जिससे यह वायु के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाए और क्या हो, ठीक है, और जले नहीं। तो सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, इन्हें वायु के साथ अभिक्रिया करके ये आग पकड़ लेते हैं। तथा अगर इसको ठंडे जल के अंदर के साथ भी इसको डालें तो ठंडे जल के साथ भी उष्मा से भी अभिक्रिया करते हैं, और इससे उत्सर्जित कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित हो जाती है। इसलिए इनको सुरक्षित रखने के लिए तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो ये अपने जो धातुओं की रासायनिक गुणधर्म पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि सोडियम तथा पोटेशियम उच्च अभिक्रियाशील धातु है, इनको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर यह जल्दी से ये क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है। अगर इसको अपन ये इतनी अभिक्रियाशील होती है कि ठंडे पानी के साथ, गर्म तो छोड़ो, ठंडे पानी के अंदर भी इसको साथ डाले तो यह
इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और साथ ही यह उष्मा सेपी प्रक्रम होता है। और यह उष्मा जो निकलती है, मैंने बताया था कि हाइड्रोजन वो जलने में जलती है। हाइड्रोजन क्या होती है, ऐसी गैस होती है जो जलती है, तो यह हाइड्रोजन जलने लगती है और जिससे क्या होगा कि हाइड्रोजन जलेगी और जलने से ब्लास्ट होगा या आकस्मिक आग पकड़ लेता है और इसी से बचने के लिए सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। दूसरा प्रश्न है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण को लिखिए। भाप के साथ आयरन, अपन ने पढ़ा था कि जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है वह क्या करता है, वह जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, लेकिन यह आग नहीं पकड़ते क्योंकि यह उष्मा सेपी प्रक्रम थोड़ा सा कम होता है। तो भाप के साथ आयरन अभिक्रिया करके क्या बनाया था, जो धातु का ऑक्साइड बनाएगा। धातु का ऑक्साइड, अपन ने जैसे कॉपर को जलाया था तो क्या कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई थी। तो भाप के साथ आयरन अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, धातु का ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है, जिसमें अपन ने क्या लिया, लोहा लिया और लोहे को जल के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या बन गया, फेरस ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। फिर है जल के साथ, दूसरा है जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया करवाना। तो हमने क्या पढ़ा था कि जल के साथ जब पोटेशियम तथा कैल्शियम की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है कि इसमें भी क्या बनेगा कि हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर निकलेगी और अगर जो धातु है वह जल में विलय है तो वो क्या बनाया जाएगा, धातु ऑक्साइड का निर्माण कर देगा, धातु के ऑक्साइड का निर्माण कर देगा। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन गैस है यह कैल्शियम के और इसके ऊपर बुलबुलों के रूप में चिपक जाएगी, जिसके कारण क्या कैल्शियम तथा मैग्नीशियम धातु ऊपर की तरफ तैरने लगती है। तो जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया किस प्रकार की, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया, जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी सी धीमी होती है और इसमें क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर निकलेगी। अब पोटेशियम क्या है, सोडियम और पोटेशियम क्या है, इसमें से ये बहुत ही उच्च अभिक्रियाशील धातु है तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी और यह जल्दी से आग पकड़ लेगा। तो पोटेशियम के साथ तेज तथा उष्मा सेपी अभिक्रिया होती है और यह पोटेशियम और जल की अभिक्रिया होगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी और यह उष्मा सेपी प्रक्रम है। ठीक है, यह उष्मा सेपी प्रक्रम, इसमें हाइड्रोजन गैस जल भी सकती है और इसके लिए इसमें ब्लास्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से तीनों के साथ आपको याद रखना है। हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी धातु को जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है, धातु का ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। फिर हमने सक्रियता आधार श्रेणी के आधार पर पढ़ा था कि जो उच्च अभिक्रियाशील धातु है सोडियम पोटेशियम, ये जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। कैल्शियम मैग्नीशियम है, ये थोड़ी सा इसमें धीमा प्रक्रम होता है, इसमें जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो इसके ऊपर बुलबुलों के रूप में चिपक जाती है। फिर अपन ने नीचे वाले पढ़ा था, इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है और धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। और जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है वो किसी के साथ, जल के साथ कोई रिएक्ट नहीं करती है, जैसे सोना चांदी वगैरह। तो अगर आपको इनके रासायनिक गुणधर्म आपने अच्छे से पढ़े हैं, आपको अच्छे से याद है, तो ये सारे सवाल आप कर सकते हैं। प्रश्न क्या है कि ए, बी, सी तथा डी धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलीनों में डाला जाता है, जिससे प्राप्त परिणामों को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया जाता है। तो ये कौन कौन से विलीन, सबसे पहले आयरन सल्फेट, जिसको क्या बोलते हैं अपन, FeSO4, फिर है कॉपर सल्फेट CuSO4, फिर है जिंक सल्फेट ZnSO4, फिर है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब इनके साथ धातुओं को मिलाते हैं और यह किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं वो अपन को देखना है। सबसे पहले ये धातु लिया, अब कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है ये पता करना है। इसमें क्या प्रश्न पूछा है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलीन में डाला जाए तो क्या होगा, और धातु ए, बी, सी, डी को अभिक्रियाशीलता के क्रम में जमाना है। अब अभिक्रियाशीलता ज्ञात करनी है तो अभिक्रियाशीलता के लिए अपन को सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए। तो सक्रियता श्रेणी क्या है, सक्रियता श्रेणी अपनी की लिखना काश मुझे आता जान, फिर पबजी हम क्यों खेलते, और फिर है अपना सिल्वर और ऑरम और नीचे प्लेटिनियम। अब ये अपनी सक्रियता श्रेणी। अब सबसे पहले धातु ए को लिया और इस ये आयरन सल्फेट के अंदर डाला। अब आयरन सल्फेट के साथ अपन डालेंगे धातु ए को रिएक्ट करवाएंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं हुई, मतलब जो ये ए धातु है वो आयरन सल्फेट, ये जो लोहा है वो ए धातु से ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसीलिए ये इसको विस्थापित नहीं कर सका, मतलब इस लोहे से तो कम अभिक्रियाशील धातु है।
लेकिन कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, मतलब यह कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील धातु, मतलब या तो यह इन दोनों धातु में से एक हो सकता है। तो यहाँ पर अपनी ये धातु कहाँ पर होगी कि इस कॉपर से तो ज्यादा अभिक्रियाशील और इस लोहे से कम अभिक्रियाशील धातु अपनी कौन सी होगी, वह होगी अपनी ए धातु। ठीक है, फिर है बी। बी क्या करता है कि आयरन में से आयरन को विस्थापित कर देता है, लेकिन जिंक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, मतलब कि यह आयरन में से आयरन सल्फेट है, अब इसमें लोहे के साथ तो यह विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, लेकिन जिंक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो मतलब यह जिंक सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, मतलब यह धातु कौन सी होगी, यह लोहा होगी। कौन सी होगी, यह लोहा होगी। फिर है क्योंकि यह जिंक से कम अभिक्रियाशील धातु और लोहा है, वो लोहे को विस्थापित कर देता है, ये लोहे के साथ। फिर है सी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी और कॉपर सल्फेट के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी, लेकिन सिल्वर नाइट्राइड के साथ यह अभिक्रिया करके विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, मतलब ये जो धातु है यह सिल्वर से ऊपर यहां पर होगी कोई भी सी। ठीक है, सी है वो सबसे इनसे कम अभिक्रियाशील धातु होगी। फिर है कोई अभिक्रिया नहीं, यह आयरन, मतलब ये आयरन से भी कम होगी, कॉपर से भी कम होगी, कॉपर से भी नीचे, और जिंक सल्फेट, लेकिन ये सिल्वर नाइट्रेट को विस्थापित कर में से सिल्वर को विस्थापित कर देती है, तो यह जो सी धातु होगी वह ए से भी कम अभिक्रियाशील धातु होगी। फिर है डी। डी आयरन सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, कॉपर सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, जिंक सल्फेट के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है, और सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है, मतलब ये जो डी होगी यह सिल्वर से, इस सी वाले से भी कम अभिक्रियाशील धातु, यह सिल्वर से भी नीचे वाले अभिक्रियाशील धातु है। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगी अपने पास, कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु हो जाएगी अपने पास ये, कौन सी होगी ये, ए बी बी। फिर है ए, फिर है सी, फिर है डी। तो अब पहले प्रश्न का आंसर क्या है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होगी, बी। कौन सी होगी, बी होगी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, बी है। उसके बाद है कि धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। तो देखो ये जो बी है ये क्या था, लोहा, क्योंकि ये जिंक से तो क्या था, जिंक को विस्थापित नहीं कर पा रहा था, लेकिन लोहे को इसने फेरस सल्फेट में से विस्थापित कर दिया, तो बी धातु अपनी होगी लोहा। जब लोहे को अपन कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होगा कि कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग भूरा हो जाता है, ये अपन ने पढ़ा था अभिक्रिया में। तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाता है तथा लालिमा युक्त भूरा रंग अपन को कॉपर का प्राप्त होता है। फिर अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखना है। घटते हुए क्रम में मतलब कि पहले सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील वाला, फिर कम, फिर कम, फिर कम। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, बी, उसके बाद है ए, फिर है सी, फिर है डी। तो अपना क्रम क्या हो जाएगा, बी ए सी डी। ठीक है, बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर ए, फिर सी और फिर डी। तो चारों प्रश्नों के आंसर अपन को मिल गए। फिर है चौथा, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी धातु को किसके अंदर डाला जाता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, तो क्या बनता है, कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और साथ में क्या बनता है, लवण बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है। तो लोहा है, Fe है, इसको H2, और फिर दूसरा प्रश्न क्या बोला है, इससे H2SO4 के साथ रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, तो लोहा लिया और उसको H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या बना, FeSO4, और कौन सी गैस बाहर निकल गई, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। फिर है पांचवा प्रश्न, जिंक की आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। अब रासायनिक सक्रियता श्रेणी है, उसमें जिंक को देखो और आयरन को देखो। अपने आगे सक्रियता श्रेणी बनाई थी, ये देखो, जिंक ये रहा और लोहा इसके जिंक के नीचे है, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, जिंक। कौन हुआ, जिंक हुआ। तो अगर फेरस सल्फेट के विलयन में अपन जिंक डाले, जिंक की आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होगा, तो जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो इसका हरा रंग है वो धीरे धीरे मलिन हो जाता है तथा विलयन रंगहीन जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। तो क्योंकि देखो जो जिंक है वह क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है किसकी तुलना में, जिंक है वह ज्यादा रिएक्टिव है किसकी तुलना में, ये देखो लोहे की तुलना में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है।
तो वह क्या करेगा, लोहे को विस्थापित कर देगा। कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। लोहे को विस्थापित कर देगा और उसकी जगह पर जिंक आ जाएगा, जिंक सल्फेट का निर्माण करेगा और लोहा विस्थापित हो जाएगा। तो फेरस सल्फेट है, उसका रंग कैसा होता है, हरा। कैसा होता है, हरा रंग हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जिंक सल्फेट बनेगा और इसका रंग कैसा होगा, काले भूरे रंग का हो जाएगा। फिर है प्रश्न पहला, पेज नंबर 54 पे, जो पुरानी नई बुक है वो अपना देख लेना। सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता संरचना लिखिए। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा सोडियम ऑक्साइड एवं मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कीजिए। इनके यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित होते हैं। तो देखो, सबसे पहले लिया अपन ने सोडियम। अब सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधु संरचना आपको दिखानी है। तो जो सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो कितना होता है, 11। कितना होता है, 11। तो ये हो गया इसका नाभिक। क्या हो गया, नाभिक। अब कक्षाएं कितनी होती है, KLMN। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2। तो पहले में आ गए 2। दूसरे में अष्टक पूरा करेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 11 में से 8 गए, कितने बचे, 1। तो इसकी तीसरी कक्षा होगी, इसमें कितने हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन। कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बंधु संरचना, तो ऑक्सीजन है, इसके अंदर वाले कोष में तो कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और बाहर वाले कोष में कितने हो जाएंगे, 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। फिर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है कि 12। कितना होगा, 12। तो इसी तरह ये 11 है, तो इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये जो बाहर है, बाहर की तरफ है, ये क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ये कितने, इसमें 2, ऑक्सीजन के साथ 6। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, किसी के पास से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को लेगा। सोडियम है, तो ये क्या करेगा कि किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। और मैग्नीशियम है, यह क्या करेगा, किसी को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। अब इसने क्या बोला है कि किसका निर्माण करना है, सोडियम ऑक्साइड का। सोडियम ऑक्साइड का। अब सोडियम के पास क्या, 1 इलेक्ट्रॉन देने को, क्योंकि अपना अष्टक परमाणु स्थायी होने के लिए क्या करता है, अब या तो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो हमने क्या पढ़ा था, जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और जो अधातु हो वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन का निर्माण करते हैं। तो ऑक्सीजन के देखो बाहर कोष में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। इसको 8 करने हैं तो क्या करेगा, 2 किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना 8 पूरा कर लेगा। तो ये तो क्या करेगा, ऋण आयन का निर्माण करेगा। और जो सोडियम है, इसके बाहरी कोष में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यह किसी को 1 दे देगा और Na प्लस का निर्माण करेगा। और जो ऑक्सीजन है वो O2 माइनस, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब मैग्नीशियम है, यह मैग्नीशियम के पास क्या है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम प्लस के 2, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे सकता है। अब अपन को बनाना है सोडियम ऑक्साइड। तो अब सोडियम ऑक्साइड बनाना है, तो ये ले लिया अपन ने सोडियम और ये ले लिया ऑक्सीजन। सोडियम के पास क्या है, देने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास लेने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तभी यौगिक का निर्माण होगा। तो क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर 1, मतलब सोडियम के लेंगे 2 अणु और ऑक्सीजन के लेंगे अपन 1। ठीक है, तो ये सोडियम के 2 अणु आ गए और दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, ऑक्सीजन को। और क्या बना दिया, सोडियम के 2 प्लस आयन बना दिए, जिससे क्या होगा कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ऑक्सीजन के 8 पूरे हो जाएंगे और सोडियम के दोनों कोष में 2 8 8 का 10 इलेक्ट्रॉन के पूरे हो जाएंगे और इसका अष्टक भी स्थायी हो जाएगा। इसी प्रकार मैग्नीशियम को लेंगे तो मैग्नीशियम के पास क्या है, प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ऑक्सीजन के लिए माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। दोनों सेम है तो कट जाएंगे, मतलब एक ही मैग्नीशियम लेना है और एक ही ऑक्सीजन। मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन को और इसके कितने हो जाएंगे पूरे, पहला अष्टक 2 और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसके कितने हो जाएंगे 2 और 8। ठीक है, दोनों के कोष स्थायी हो गए और इस प्रकार से इनका निर्माण हो जाएगा। फिर आयनिक यौगिका को गलनांक उच्च क्यों होता है, तो मैंने बताया था जो धातु होती है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धन आयन बनाते हैं। जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन का निर्माण करते हैं और इनके बीच में आयनों की अदला बदली से क्या होगा, आयनिक बंध का निर्माण होगा और ये आयनों का आदान प्रदान करके आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। और इन आयनिक यौगिकों के बीच में कौन सा स्थूल वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है जो इनको बांधे रखता है, जिसके कारण इनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं और इस बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है, इसलिए इनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता इसलिए होता है क्योंकि उनके आयनों के बीच मजबूत अंतर आकर्षण बल, जिसको स्थूल वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं, जिसे तोड़ने के लिए ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता होती है।
फिर निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज क्या है, अयस्क क्या है, गैंग क्या है। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया। खनिज क्या होते हैं, धातु के वे तत्व या यौगिक जो पूर्व में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इन्हें कुछ अन्य पदार्थ जैसे मृदा, रेत, चूना, पत्थर भी मिले होते हैं, इन्हें खनिज कहते हैं। अयस्क क्या है, जिस खनिज से धातु कम खर्च पर आसानी से प्राप्त की जा सकती है उसे अयस्क कहते हैं। गैंग किसको बोलते हैं, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। फिर दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो मैंने क्या बताया था कि जो निम्न विकिरणशील धातु है वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और वो कौन कौन सी है, वो जैसे आप है जो सोना है, चांदी है, प्लेटिनियम है, ये सारी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो दो कौन कौन सी है, सोना तथा प्लेटिनियम धातु मुक्त अवस्था में प्राप्त होती है। जो सिल्वर वगैरह होते हैं तो सिल्वर तो कभी कभी सल्फाइड के रूप में भी अपन को मिल जाता है। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। तो धातु के ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए अपन ने क्या किया था कि कार्बन के साथ कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग किया था और साथ ही साथ विस्थापन विधि का भी प्रयोग किया जाता था। अपचयन प्रक्रम का उपयोग किया जाता है कार्बन के अलावा अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं को उनके यौगिक से विस्थापित कर सकता है। फिर है जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया जाता है। तो क्या होगा, अब जिंक ऑक्साइड है उसको जिंक के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या होगा, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसको जिंक के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या होगा, कॉपर के साथ अभिक्रिया करने, कॉपर को कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने क्या क्या घटित होगा वो आपको देखना है। ठीक है, तो आप खुद कर लेना, किससे, सक्रियता श्रेणी से आप देख लेना कि जिंक ऑक्साइड है जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अब इसको मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित कर देगा। फिर है जिंक है वह कॉपर से कम रिएक्टिव हो जिसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी। इसी प्रकार मैग्नीशियम ऑक्साइड को जिंक और इससे किसी अभिक्रिया करेंगे वो आप लिख देना। सक्रियता श्रेणी के आधार पर इसका आंसर निकलेगा। फिर है कौन सी धातु आसानी से संसारित नहीं होती है। तो कौन सी धातु आसानी से संसारित नहीं होगी, जो निम्न अभिक्रियाशील धातु है जैसे कि सोना है, प्लेटिनियम है आदि। तो सक्रियता श्रेणी के नीचे स्थित सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है वो आसानी से संसारित नहीं होती है, ये वायुमंडलीय गैस से भी अभिक्रिया नहीं करती है। फिर मिश्र धातु क्या होती है, तो दो या दो से अधिक धातु अथवा एक धातु तथा एक अधातु को के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। एग्जाम्पल आप बता देना। फिर पाठ्य पुस्तक के प्रश्न ये अपन करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।